हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इन दिस वीडियो हम बातचीत करने वाले हैं बहुत सारे करंट अफेयर्स के ऊपर। गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज डेट है 24 अगस्त। दिल्ली एडिशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये पेज देखो, पेज नंबर 10 डेडिकेटेड है चंद्रयान के लिए, ठीक है ना। इस पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन चंद्रयान के लिए दिया गया है। और जो भी हमारे देश के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सभी लोगों ने जो जो बातें कही हैं उन तमाम बातों को यहाँ पे लिखा गया है। एक बात मैं गाइस शुरू करने से पहले बता दूं कि इंडिया विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो साउथ पोल पे अपना झंडा गाड़ा है। यानी कि ये फ्लैग जो आप देख रहे हो ना, ये फ्लैग, ये आन बान शान है हम भारतीयों का। इस फ्लैग को जो दक्षिणी पोल है चंद्रमा के, वहाँ पे गाड़ने का काम किया है भारत ने। और ये चंद्रयान 3 जो मिशन है वो ह्यूज सक्सेस है हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहला ऐसा देश है, यानी कि सूर्य के चंद्रमा के जो साउथ पोल है, दुनिया का पहला देश बन गया है भारत, जो वहाँ पे अपना झंडा गाड़ा हुआ है, गाड़ दिया है। और पहला ऐसा देश है जो साउथ पोल पे पहुंचा है। चाहे हमारे देश में समस्याएं जैसी भी हो, लेकिन हम लोगों को हर जगह फर्स्ट आने में बहुत मजा आता है। और फाइनली हम लोगों ने साउथ पोल पे भी अपना झंडा गाड़ दिया पहले पहले। यहाँ पे देखो, मून नाउ इन इंडिया ऑर्बिट गाइस। यहाँ पे देखो, इंडिया बिकम द फोर्थ कंट्रीज टू डेमोन्स्ट्रेट द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। देखो, 3 देश ऑलरेडी मून पे जा चुका है, और चौथा देश हम लोग हैं विश्व में जो मून पे गए हैं। बट गाइस, साउथ पोल पे जाने वाले हम पहले कंट्री हैं। साउथ पोल पे आज तक किसी ने भी अपना झंडा नहीं गाड़ा था, बट हम लोगों ने साउथ पोल पे जा करके इतिहास रच दिया है। मून का जो साउथ पोल है वहां पे जाने वाले पहले कंट्री, और विश्व में चौथे कंट्री हैं जो मून पे गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, द इंटायर मिशन ऑपरेटेड फ्रॉम लॉन्च टिल लैंडिंग हैपनिंग द। यहाँ पे देखो, प्रज्ञान रोवर इज डिजाइन टू कैरी आउट टू इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। दो रोवर यहाँ पे प्रज्ञान में दो ऐसे चीजें डिजाइन की गई थी जो कैरी करके वहां पे लेके गया है। और यहाँ पे आप देखो तो 2019 का जो हमारा इंतजार था वो फाइनली खत्म हो गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस भी किए गए हैं, बहुत सारी चेंजेस किए गए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अपोजिशन लीडर ने भी कांग्रेचुलेट किया है इसरो को। और कल का तो बात ही दिन ही कुछ और था गाइज। जैसे ही जैसे ही चंद्रयान लैंड किया ना मून पे, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि बैठे हैं दक्षिणी अफ्रीका में, ब्रिक्स नेशन का वहाँ पे सबमिट चल रहा है, वहाँ से उन्होंने जो चीफ है उनको कॉल किए और उनको बधाइयाँ दी। तो ये बहुत बड़ी बात है, और देश को भी संबोधित किया। अब हम लोगों का जो मिशन, नेक्स्ट मिशन जो चलने वाला है, वो अब सूर्य के लिए चलेगा। हम लोग सूर्य के बारे में जानेंगे। उन्होंने एक बहुत ही प्यारी कोट भी की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बहुत प्यारा कोट किया। और वो कोटेशन था कि पहले हम लोग कहते थे ना कि हाँ, चंदा मामा दूर के, ठीक है ना, चंदा मामा बहुत दूर के। तो अब हम लोग कहेंगे चंदा मामा दूर के हैं, बस और कुछ नहीं, जब मन करेगा तब चले जाएंगे। ठीक है। तो आ जाओ, ये सब तो बहुत बातें हो गई, थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ जी हैं, इनको याद रखना। एम सोमनाथ जी बहुत अभी इंपॉर्टेंट पर्सन बन गए हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो सकता है। पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 लॉन्च जिस समय किया गया था, उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे। तो वन लाइनर एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लैंडिंग वगैरह कहाँ पे हुआ है, तो ये चंद्रमा के साउथ पोल पे हुआ है, ठीक है ना। टाइमिंग याद रखना, टाइम कुछ इस तरीके से है, जो टाइम पहले से निर्धारित कर रखी थी इसरो, उसी टाइम पे लैंड हुआ है। तो टाइम वगैरह थोड़ा याद रखना आप लोग, ठीक है। इसमें जो प्रोपल्सन वगैरह हैं उसके बारे में मैं एक बार बात करूँ तो देखो, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें यहाँ पे यूज की गई है इसरो के द्वारा, जिसे यहाँ पे देखो, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स MOX कहा गया है। ये ऑफिशियल के द्वारा इसरो ने टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है, जिसको IS ट्रैक भी कहा गया है। तो IS ट्रैक क्या है और कहाँ पे यूज किया गया, तो ये चंद्रयान के लिए यूज किया गया था, तो इसको याद रखना। ये प्रज्ञान क्या है, तो रोवर है गाइस, ठीक है ना। और ये अभी किसके ऑर्बिट में है, तो ये चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुका है।
उसके बाद यहाँ पे देखो तो 2 पेलोड है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पेलोड्स कौन-कौन से हैं? तो एक लेज़र है, इंक्लूड द ब्रेकडाउन और स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना? जिसको LIBS लिबास कहते हैं, ठीक है ना? और एक है आपका APAXS, ठीक है ना? अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये 2 पेलोड है जिसको आप याद रखना, जो प्रज्ञान के साथ है वहाँ पे, ठीक है ना? साउथ पोल पे है, चंद्रमा के साउथ पोल पे प्रज्ञान के साथ है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे देखो 2 रोवर के बारे में जो बात किया गया यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे कंडक्ट करेगा एलिमेंट्री एनालिसिस को, और माइक्रो बायोलॉजिकल जो वहाँ पे कंपोनेंट है, जो कंपोजिशन है, उसके ऊपर स्टडी भी होगा। जिससे ये पता चलेगा कि चंद्रमा के सरफेस पे किस तरीके का केमिकल पाया जा रहा है, वहाँ पे किस तरीके का वातावरण पाया जा रहा है, जो रेडियो एक्टिव तत्व आते हैं चंद्रमा के ऊपर सन से निकलने वाले, उसका वहाँ पे क्या रोल है, ये सारी चीज़ों को स्टडी किया जाएगा इनके द्वारा। और फिर वो सारे के सारे स्टडी का हम लोगों के पास आएगा, और हम लोग देखेंगे कि हाँ, क्या-क्या वहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में खोज होने वाली है, ख़ास करके वहाँ के सॉइल के बारे में स्टडी होगा, किस तरी यहाँ पे सॉइल किस तरीके का है, यहाँ का एनवायरनमेंट किस तरीके का है, यहाँ पे क्लाइमेट किस तरीके का है, यहाँ का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अभी स्टडी होंगे। एक बात मैं बता दूँ कि चंद्रमा का जो ये जो चंद्रयान 3 है, इसका जो लाइफ स्पैन है, वो 14 दिन का है। यूँ कहा जाए तो एक लूनर डे का है, समझ रहे हो ना? हमारे हम लोगों का अगर 1 दिन होता है, तो वहाँ का 7 डेज़ वहाँ का हम लोगों के 1 दिन के बराबर होता है। चंद्रमा का 7 डेज़, हमारे यहाँ का 1 दिन होता है, समझ रहे हो ना? इतना बड़ा ये है, तो वैसे ही वहाँ पे ये एक के आप एक मून डे के बराबर होगा, ठीक है ना? और जो एक मून डे होता है वो 14 दिन के बराबर होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, जो बहुत सारे लोग, जैसे कि आप देखो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बातचीत किया गया है, ठीक है ना? जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे सागा ऑफ कंट्री, ठीक है ना? 1962 के बारे में बातचीत किया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी भी बहुत सारी बातें यहाँ पे किए हुए हैं। फिर यहाँ पे देखो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे आप देखो तो ये भी हैं। फिर और भी जो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो है, तो ये कौन है? माधवन नायर है। तो फॉर्मर चेयर कौन है? तो माधवन जी हैं। तो इन्होंने भी हमारे ये चंद्रयान मिशन के बारे में बहुत सारी बातें कहे हैं। और भी बहुत सारे हैं जो विश्व के, जैसे कि ये नासा के हो गए, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हो गई। तो ये सारे लोगों ने ट्वीट करके बताया है, और ये ह्यूज सक्सेस है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, और हम भारतीयों के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आप और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारी बातें कही है चंद्रयान 3 के लिए। और भी बहुत सारी बातें होंगी, और इसके करंट अफेयर के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो है चंद्रयान के ऊपर, तो उसको जा करके देख लेना। आपके ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट पेज पे क्या है, फिर उसके बाद एडिटोरियल वाला पेज देखेंगे, एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो गाइज, फर्स्ट पेज पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं। यहाँ पे देखो, जीरो टाइम, 4 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, 11, 12, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 17 है, 19 है, 18 है, और 19 है, ठीक है ना? और 19वें में देखोगे तो आप डाउन इंडिया मेक द हिस्ट्री। यहाँ पे ये यही वो रोवर है, वही वो रोवर है जो यहाँ पे चंद्रमा की सतह पे आया है, और ये है जो स्टडी करेगा, ठीक है ना? मून का, ठीक है? इंडिया लाइट ऑफ द डार्क साइड ऑफ द मून, यानी कि जो डार्क साइड था, वहाँ पे कभी सूर्य की रोशनी नहीं गई थी। अब साउथ पोल की मैं बात करूँ, चंद्रमा के साउथ पोल की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे आज तक लाइट नहीं गया है। फाइनली इंडिया पहला ऐसा देश बन गया है जो वहाँ पे लाइट पहुँचा दिया। लाइट पहुँचाने वाले हम लोग पहले देश हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखो तो 6:03 पे ये हम लोगों ने ये हिस्टोरिकल मूवमेंट को मतलब कि अचीव किया है 6:03 पे। तो ये टाइम याद रखना, ये डेट याद रखना। मिशन, ये इसरो के चेयरमैन कौन है, सारी चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है ना? उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये बहुत अच्छा एक बातें कही हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हम लोगों को इंस्पायर करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? और ये यहाँ पे देखो तो विक्रम लैंडर ऑन वेडनेसडे फाइनली वहाँ पे रीच आउट कर चुका है, और इस पे अब स्टडी होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये मॉक्स याद रखना, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना? इसके बारे में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये दूसरा ये है कि
आईएएस ट्रैक क्या है इसको भी याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे G20 कंट्रीज का हमारे यहाँ सबमिट होने वाला है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो मस्त देखना, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रिक्स सबमिट, देखो गाइस ब्रिक्स सबमिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का, क्योंकि ये 15वां ब्रिक्स सबमिट हो रहा है आपका साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और वो बात ये कहा गया है कि ब्रिक्स नेशन को अब एक्सपेंशन करने की जरूरत है, इसको इसमें और भी देशों को अब लाने की आवश्यकता है। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जो कल ही मैंने डाला है, आप जा करके देखना, उसमें जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस कर लिया है इसमें, ठीक है ना। ब्रिक्स एक्सपेंशन वाले में ब्रिक्स से जो है इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको जाके देखना, सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। फिलहाल ये बस आपके लिए है कि 15वां सबमिट है, 16वां सबमिट हमारे इंडिया में होने वाला है 2024 में, और इंडिया इसका मेजबान देश होने वाला है 2024 में 16वां ब्रिक्स समिट का, ठीक है ना। अभी करंट में देखो तो ब्रिक्स में है ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भैया साउथ अफ्रीका को कब प्रपोजल दिया गया कि आप ब्रिक्स नेशन का, आप ब्रिक में आप शामिल हो सकते हैं। पहले ब्रिक था, आज ब्रिक्स है, कल बहुत बड़ा मतलब कि जितने भी लोग जुड़ते जाएंगे हो सकता है कि उसके नाम में भी कुछ एक्सपेंशन देखने को मिले, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो साउथ अफ्रीका को कब इनवाइट किया गया ये बताओ, डी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलो। फिर ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि वो कौन व्यक्ति है जिसने कहा कि अगर ये ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना एक साथ आता है तो 2050 तक विश्व का सबसे ज्यादा डोमिनेंट इकोनॉमिक ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा और इससे आगे कोई नहीं होगा। और ऐसे कहने के पीछे बहुत सारे रीजन है गाइस, क्योंकि आप चाइना के बारे में अगर देखो तो चाइना अभी विश्व का सबसे पॉपुलेशन वाली देश थी, और फिर उसके बाद अभी देखो तो विश्व की दूसरी मोस्ट आप इम्पोर्टेंट आप देखो तो जीडीपी में देख लो या वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ देख लो तो विश्व में सेकेंड नंबर पे है, ठीक है ना। हम भारत 5वें स्थान पे है। तो ये चाइना में पॉपुलेशन मतलब कि चाइना का पॉपुलेशन अभी सबसे ज़्यादा था, लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी अभी इंडिया के पास है। अब इंडिया के पास पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है विश्व में, अब इंडिया विश्व गुरु बनेगा, ठीक है ना। और हम लोग तो विश्व गुरु हमेशा से रहे हैं, और यहाँ का जो पॉपुलेशन है अगर उसमें थोड़ी सी स्केल अप कर दिया जाए तो ये पॉपुलेशन कहीं भी झंडे गाड़ सकता है गाइस। क्योंकि आप चंद्रयान वाला अगर मैं बात कहूँ तो ये भारतीयों ने किया है, ये इंडिजीनियस है हमारा, समझ रहे हो ना। हमने चंद्रमा के साउथ पोल पे भी झंडे गाड़ दिए, ठीक है ना। तो भारतीय कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यानी कि हम गलतियां करते हैं, हम फेल करते हैं, और उसके बाद जो सीखते हैं और उसके बाद जो निकल करके आते हैं ना, ये पूरा एक इतिहास कायम कर देता है। आप हिस्ट्री से भी ले लो तो हम लोगों ने अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीख लिया है और भविष्य में जाकर के उन गलतियों को कभी नहीं दोहराया है, और आगे हम बढ़ते रहे हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा काबिलियत है। तो अभी देखो तो चाइना के पास था सबसे बड़ा पॉपुलेशन, अब इंडिया के पास है, इंडिया के बाद से अब आ जाएगा अफ्रीका के पास, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से ये अभी ग्राफ चलने वाला है, और ये जब ग्राफ चलता जाएगा तो इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एंड समझ रहे हो ना, मैं ग्लोबल साउथ के ऊपर कल बात किया हूँ और बहुत ज्यादा बात किया हूँ कि ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल साउथ के ऊपर सभी देश इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, और अगर इसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इस सारी चीजों के ऊपर डिस्कस किया है, जाओ वीडियो देखो, आपको और भी बातें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं। देखो गाइस, ये कावेरी वाला इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कावेरी इशू दो राज्यों के बीच में है। मैं आपको बता दूं, पहला राज्य आपका मैं ये तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटक के बीच में चलते रहता है, कावेरी वाटर को लेकर के चलता रहता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि वाटर को ना ये एक इसके लिए एक नेशनल तरीके का कार्य होना चाहिए, इसको स्टेट तरीके से कार्य में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पानी पे स्टेट का अधिकार हो ये सही नहीं है। इस पे हमारा देश का अधिकार होना चाहिए कि देश तय करे कि पानी किसको कितना मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे में फिर कन्फ्लिक्ट जनरेट होना शुरू हो जाता है कि ये स्टेट कहेगा कि मैं दूसरे स्टेट को इतना पानी नहीं दूंगा, हमारे यहाँ कमी है। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ जिससे
हर व्यक्ति को इक्वल रूप में, हर स्टेट को इक्वल रूप में पानी मिले, क्योंकि ये एक नेचुरल संसाधन है और इस नेचुरल संसाधन से उस राज्य का भविष्य तय होता है, वहाँ के लोगों की रहन-सहन तय होती है। और इस तरीके से अगर किसी एक राज्य को ज़्यादा पानी मिलता है, एक राज्य को कम पानी मिलता है, तो ऐसे में समस्याएँ बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है पीने के पानी में और दूसरा होता है एग्रीकल्चर में। और जब एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होगा तो फूड सिस्टम डिस्टर्ब होगा और फूड सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगा तो लोगों को अच्छे खाना नहीं मिलेंगे, अच्छा खाना नहीं मिलेंगे तो बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी, बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी तो जो हॉस्पिटल्स हैं, जो जिसकी स्थिति आज तो फिर भी ठीक है, और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। डॉक्टर्स की हमारे देश में वैसे भी कमी है, यू नो वेरी वेल कि अब कोई भी व्यक्ति आईआईटी, मुझे नहीं लगता कि एक बात बताओ जरा, कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, डॉक्टर की तैयारी करता है सालों सालों, आईआईटी की तैयारी करता है और फाइनली जाकर के यूपीएससी का एग्जाम देता है और ये सारे किए धराए पे ये लोग पानी फेर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप वो एग्जाम मत दो, लेकिन ये जो आपने सेपरेट जो तैयारी करा है ना डॉक्टर का, इसका क्या फायदा हुआ? समझ रहे हो ना? हमारे देश में ऑलरेडी डॉक्टर्स की कमी है। क्या डॉक्टर्स के पास वो पावर नहीं है? डॉक्टर्स को गॉड के रूप में देखा जाता है, लेकिन लोगों को यूपीएससी का पावर दिखता है कि हाँ भैया यूपीएससी, वो जो रॉयल एंट्री होता है ना उसमें, जो ये इंजीनियर्स जो बड़े-बड़े आईआईटी से पास आउट हो गए हैं और पता चले कि 2 साल 3 साल तैयारी करा और यूपीएससी में रिजल्ट ला लिया। देखो गाइस, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, और जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, जिनको जिनको सच में कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोग अगर ये इस सर्विसेज में जाते हैं, जैसे कि पब्लिक सर्विसेज में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये इंजीनियर से तो बेहतर ही काम करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि आप डाटा उठा करके देख लो तो ये लोग सिर्फ शो अप करते हैं, ये ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ना कि भैया ये बहुत गलत है। आप यूट्यूब के ऊपर जाओ देख लो, या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पे जा करके देखो, तो भैया ग्रांड एंट्री हो रही है, ग्रैंड एंट्री हो रही है, फलानवा है ढिमकनवा है। समझ रहे हैं ना? ये अब क्या करना चाहते हो? कभी आपने ये दिखाया है कि आप ऑफिस में कितने नॉर्मल इंसान से मिल रहे हो? ये आईएएस ऑफिसर फलाने हीरो से मिला है, चिलाने हीरो से मिला है। एक नॉर्मल इंसान अगर डीएम साहब से मिलने अगर जाए ना भाई, मिल नहीं पाता है। और ये रियलिटी है हमारे देश की, जिसमें अभी भी सुधार होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि भैया इनका एटीट्यूड हमेशा से ही वैसा रहा है। इन्होंने डॉक्टर की तैयारी कर ली, इन्होंने इंजीनियर की तैयारी कर ली, एक एटीट्यूड जनरेट हो गया। उसके बाद ये फाइनली आईएएस बन गया, तो इनके अंदर और एटीट्यूड जनरेट हो गया। उसके बाद वो वहाँ के अगर कोई फार्मर जाता है ना, तो कहता है अच्छा साहब मैं नहीं है, साहब बिजी है, निकल लो अभी यहाँ से, कल आ जाना, परसों आ जाना। भाई साहब, अगर आपको ये रियल में जानना है ना, तो आप जरा जाओ डीएम ऑफिस और पता कर लो। आपको मिलने के लिए ना कम से कम 10 दिन आना जाना पड़ेगा एक नॉर्मल इंसान को, और वहीं पे किसी और व्यक्ति को जो जो जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसका सोर्स है, उनको मिलने में दिक्कत नहीं होगा। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, गलत है, समझ रहे हो ना? तो यही बातें हैं। वैसे ही ये है कावेरी इश्यू, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना? पता नहीं, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ ऐसे मुद्दे पे। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं अ, अगला न्यूज़ क्या है आप सभी के लिए। देखो गाइस, ये वाला एडिटोरियल तो ठीक है, ये वाला एडिटोरियल पढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली है। ये वाला एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? यूके एंड इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छी बातें कही गई है और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम दोनों देशों के पास कि हम लोग इसको और अच्छे से बढ़ा सके, क्योंकि G20 का सबमिट होने वाला है अगले महीने और ये बहुत बड़ा सबमिट होने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना? यहाँ पे एक बात कही गई है कि इंडिया मिडिल क्लास ग्रो टू ए क्वार्टर ऑफ द बिलियन मिडिल क्लास कंज्यूमर बाय 50-50। समझ रहे हो ना? हमारे देश में सबसे बड़ी बात इंडिया के बारे में, एक सबसे यूनिक बात मैं बताऊं क्या है। इंडिया ना, हमारी देश जो है ना, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मार्केट भी है। यानी कि अगर सही रूप से हम लोग अपने देश में ही गुड्स का निर्माण करें ना, तो हमें अदर मार्केट खोजने की आवश्यकता नहीं नहीं पड़ेगी। हमारे देश के जो नए-नए जो एंटरप्रेन्योर हैं, या आप कह लो यंगर्स हैं, ये सभी लोगों को एक कंपोनेंट चाहिए, गैजेट चाहिए, वो है मोबाइल, और बेस्ट क्वालिटी का मोबाइल चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर ये मोबाइल का अच्छा मैन्युफैक्चर अगर इंडिया में होने लगा, चाहे एप्पल जैसी जो कंपनियाँ जो बाहर से मोबाइल आती है, अगर ये लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने लगे, जितने भी मोबाइल कंपनी हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं और देश से हमको ये सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मंगाने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर ले लो, उसके बाद आप फूड सेक्टर ले लो, कोई भी आप सेक्टर उठा करके देख लो, तो इंडिया में हर चीज़ का डिमांड बहुत 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 ज़्यादा है। और कहीं न कहीं बाहर के देश के बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आती हैं और हमारे मार्केट को एक्वायर कर लेती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको मत भेजो,
आओ, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हमको दूसरे देश में जाकर के अपना सामान बेचने की आवश्यकता है। हमारे पास सब कुछ का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग अगर अपने ही लोगों के लिए अगर अच्छा काम करने लगे, अच्छे कपड़े देने लगे, अच्छे मोबाइल फ़ोन देने लगे, अच्छा सब कुछ देने लगे, मार्केट देने लगे, हमारी इकोनॉमी बहुत जल्द बहुत आगे चली जाएगी पूरे विश्व में, ठीक है ना? यहाँ पे गाइस कुछ पॉइंट्स है जैसे कि जैक्सा हो गया, तो ये सारे जापान का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम जैक्सा है, ठीक है ना? यहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत किया गया, तो इसे एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है? आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए। यहाँ पे देखो गाइस ये है सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में बातचीत किया गया है कि भारत ने न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जो कि लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2023 से। न्यू सेफ्टी प्रोग्राम में क्या है, तो यहाँ पे देखो एक गाड़ी यहाँ से जा रही है, गाड़ी यहाँ से जा रही है। सबसे ज़्यादा थ्रेट जो होता है उसमें बैठे हुए ड्राइवर्स और पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स को होता है। तो इस सेफ्टी प्रोग्राम को रख के ध्यान में रख करके ये जो मैकेनिज्म है, कार मैकेनिज्म है तैयार किया जाए। साथ ही इसको कार को भी रेटिंग दिया जाए कि हाँ, ये 1 स्टार का कार है, ये 2 स्टार का कार है, ये 3 स्टार का कार है, ये 5 स्टार का कार है। इस तरीके का एक रेटिंग सिस्टम भी जनरेट किया गया है ताकि ये सारी चीज़ों से जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह आप देखते हो तो ये सारी चीज़ें ना हो। उसके बाद हाउ हैज़ भारत एनसीएपी रिवॉल्व्ड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, तो इसको एक बार देख लेना एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पे देखो तो पाकिस्तान ने अमेंडमेंट कर दिया है अपने पाकिस्तान आर्मी एक्ट में। ये आर्मी एक्ट इन्होंने बनाया था 1952 में और इसमें फाइनली इन्होंने कुछ अमेंडमेंट कर दिया है। खास करके एआई चीज़ों को लेकर के किया गया है, तो आप इसे एक बार देख लेना। सेक्शन 26 ए क्या है, ये सारी चीज़ें देख लेना, इनका संबंध पाकिस्तान पाकिस्तान वगैरह से है, तो ये देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मुद्दा तो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। हर किसी को बस कुछ नहीं है, लेकर के बैठ जाना है कश्मीरी से उसको, और कुछ नहीं। आगे देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने जो अपना रिकमेंडेशन दिया है, अप्रोच अपनाया है कि हम एक्सपेंस करेंगे ब्रिक्स नेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्लोबल साउथ के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लेना। यहाँ पे देखो गाइस, तो 125 ऐसे देश हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं ग्लोबल साउथ समिट में, और इन लोगों को और G20 में अभी G20 समिट भी होने वाला है। तो कहा जा रहा है कि भैया जो ब्रिक्स नेशन है इसमें हम 5 नहीं बल्कि और भी इसके बाजुओं को हम बढ़ाएँगे, इसमें और लोग शामिल होंगे। और ये हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो देख सकते हैं, कितने प्यारे, कितने अच्छे हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये मुझे लगता है ना, जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, गाइस इस पे ध्यान देना चाहिए। कोलैप्स वगैरह नहीं गाइस। यहाँ पे देख सकते हो तो सीआर राव जी की आप देखो तो ये इनका देहांत हो गया है, तो ये याद रखिएगा। और ये वर्ल्ड के मोस्ट इमिनेंट स्टैटिक्सियन है, स्टैटिक बनाने वाले ये पर्सन रहे हैं। ये इनकी जो देहांत है वो यहाँ यहाँ पे हुआ है, यूएसए में हुआ है, और ये वेडनेसडे को हुआ है, तो ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो बातें चल रही है वो चल रही है कि ईस्ट एशिया सबमिट आसियान मीटिंग जो जकार्ता में होने वाला है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जो प्रेसिडेंट 11 जिनपिंग है, ये दोनों वहाँ पे भी मुलाकात करेंगे। और यहाँ पे चाइना के द्वारा कह दिया गया है कि हम फिर से मुलाकात करेंगे वहाँ पे, फिर से हमारी मीटिंग होगी। यहाँ पे आप देखो कि आसियान और इंडिया समिट जो होने वाला है वहाँ पे भी मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? और ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। तो ये इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लाऊँगा कि ईस्ट एशिया समिट क्या है? और इसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है? इसका चैलेंजेस क्या हैं? इसमें कौन-कौन से देश इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं? और इसका भविष्य कैसा है, फ्यूचर कैसा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो ईस्ट एशिया समिट हो गया, आसियान मीटिंग हो गया, सबके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है ना? तो उसे वहीं पे हम लोग कवर कर लेंगे, ओके? यहाँ पे इस पेज के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था और बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे G20 के बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो उसमें हम लोग बातचीत करेंगे सारे पॉइंट्स को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, रेट करो, रिव्यू करो और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।